हम क्या बोले? हाँ, जीन थेरेपी बोले हम, उसके बाद भी बहुत कुछ बोले। जीन थेरेपी में हम क्या बोले थे कि स्किन नाम का एक डिजीज है विच इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्किन? ADA gene mutation will be leading to this, right? Now, ADA stands for adenosine deaminase, है ना? अब इसमें हमने बताया कि 1990 में एक 4 साल की लड़की थी, was affected by skin, बरोबर, जिसमें हमने बोला कि अलग अलग ट्रीटमेंट जनरली हम प्रेफर करते हैं। पहला प्रेफरेंस इज गिवन टू बोन मैरो transplant, but then we said that we don't regularly opt this particular method. Then we said that we go ahead for enzyme therapy. But then again, these are what we said. Correct. These are incomplete treatment. ठीक है? अब बंद ही रहने थे, वो उसको ठंडी लग रहा है। सुनो, now what happens basically is ये वाली जो चीजें हैं वो काम नहीं कर पा रही है बराबर से, मतलब कर रही है, but then it is not a complete cure or complete treatment. So we go a step more ahead and we went for next level of treatment, which is gene therapy that we wanted to try. अब ये जो थर्ड मेथड है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है? तो इसमें हम क्या किए, हम क्या करते हैं, एक हेल्दी इंसान है, ठीक है, उल्टा लेटा हुआ है, इसके बोन मैरो में से we take up T lymphocyte. I am assuming you guys are aware about what is T lymphocytes, right? अब क्या सीन हो रहा है, इसका जो T lymphocyte है उसके अंदर DNA होगा, वो कि नहीं? DNA होगा। अब ये जो DNA होता है वो डिफेक्टिव DNA, पूरा DNA डिफेक्टिव है या एक चंक? एक चंक। तो इस T lymphocyte को हम एक वायरस विच इज रेट्रोवायरस के द्वारा इन्फेक्ट करवाते हैं। इस रेट्रोवायरस के अंदर यू विल हैव डिजायर्ड जीन प्रेजेंट, यू विल हैव डिजायर्ड जीन प्रेजेंट। म्हणजे काय? म्हणजे मला हवे की हा जो अबनॉर्मल ADA जीन आहे तो निघून जाईल आणि नॉर्मल जीन तिकडे रिप्लेस होणार। ठीक है, गंध मराठी बोला। आई वॉन्ट कि जो गंदा ADA जीन है वो इस फीमेल के सेल्स में से निकल जाए और अच्छा वाला जीन उधर जाके बैठ जाए। मैं प्लाज्मिड वाला टाइम पास नहीं करना चाहता फिर, समझे? तो सीन क्या हुआ, मैंने एक रेट्रोवायरस ले लिया। रेट्रोवायरस समझता है? हाँ बोलो या ना बोलो। क्या होते हैं रेट्रोवायरस? who have RNA as its genetic material. अब इस रेट्रोवायरस में से जो इन्फेक्शियस पार्ट थे ना वो सारे हमने हटा दिए और अच्छा वाला पार्ट रखा जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने नॉर्मल जीन का RNA उसके अंदर डाल दिया, यानी ADA जीन का mRNA हमने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस और यस और नो? नॉर्मल mRNA हमने इसके अंदर डाल दिया।
अब जब ये इन्फेक्ट करता है, रेट्रोवायरस जब इन्फेक्ट करेगा तब नए वाले सेल के अंदर बेटा हमारा जो डीएनए है, मतलब उस फीमेल का जो डीएनए वो तो वैसा ही रहेगा। अच्छा सुनो हो क्या रहा है, ये डीएनए है, बीच वाला इतना जो डीएनए है ना वो गंदा वाला डीएनए है एडीएच का। अब मैंने क्या किया, नॉर्मल जीन डाल दिया ना इधर, यस और नो। अब बोथ ऑफ देम आर होमोलोगस जीन्स, सिंस दे आर होमोलोगस दे विल अंडरगो व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये निकल जाता है और उसके जगह पे अच्छा वाला जीन जो है वो आके बैठ जाता है, ठीक है, और गंदा वाला जीन जो है वो निकल जाएगा बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिड वी अंडरस्टैंड? यस या बाउंस? इतना आसानी से हो जाता है क्या सर? बहुत टाइम लगता है ये करने के लिए, बट मेन प्रोसीजर ये, ठीक है। वंस मोर और अंडरस्टूड एवरीवन। क्या किए, इंसान को उल्टा लेटा के बोन मैरो में से टी लिम्फोसाइट्स निकाले, वो टी लिम्फोसाइट्स जो हमने निकाले उसके अंदर हमने रेट्रोवायरस से इंफेक्शन करवाया। रेट्रोवायरस का हमने इन्फेक्शियस जीन हटा के नॉर्मल जीन रखा और उसके साथ साथ हमारा एमआरएनए डाल दिया। कौन सा वाला? नॉर्मल वाला एमआरएनए। कौन से प्रोटीन का एमआरएनए ये बेटा? कौन सा प्रोटीन डिफेक्टिव है यहाँ पे? हाँ, इंसुलिन किधर आया भाई? ब्रेक के पहले इंसुलिन को गोली मार दिए हम। नया अध्याय शुरू हो चुका है जिंदगी का और चैप्टर का भी, समझे? अरे यार हाँ बोलो या ना बोलो? देखो हमारे बॉडी में काफी सारे अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है स्किड, जिसमें काय होता आहे एडीए जीन म्यूटेट हो जाता है। इस वजह से एडीए जीन से एडेनोसाइन डीएमिनेज प्रोटीन एंजाइम बेसिकली नहीं बन पाता, जिस वजह से इंसान का इम्यूनिटी धप करके नीचे आ जाएगा। अब ठीक है, चले, जिस वजह से वो इंसान मरने के लिए ज्यादा आतुर हो जाता है, स्वेच्छा नहीं, बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं समझाणું? એ જે માણસ છે ને જેને એડીએ ડેફિશિયન્સી થઈ છે, એ માણસના બોડીમાં એડીએ ન બનવાની વજહથી એ મરી જશે, તો એ ક્યારે પણ મરી શકે છે, સમજાણું? હવે પોતે મરવા ચાહે છે, એ ડિફેક્ટ એને મારે છે। मतलब तुम्हाला काय वाटलं फक्त मराठीतच बोलायचं? हा, महाराष्ट्रात राहतो म्हणजे महाराष्ट्र इंडियामध्ये म्हणजे सगळंच बोलू शकतात आपण। जर मी मराठी बोलतो तर मी गुजराती सुद्धा बोलू शकतो। आया बडा, चलो शॉर्ट। अरे कौन सा प्रोटीन बना रहे हम? ये कौन सा समझा? अब हमने इधर नॉर्मल एडीए जीन डाल दिया, आ गया। अब ये तो अच्छा वाला टीआरएनए हो गया ना, सारे टी सेल्स में नहीं जाता, सारे टी सेल्स में नहीं। अब अरे यार, टी सेल टी सेल टी सेल, सारे टी सेल्स में हमको एडीए जीन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जिस किसी में भी सक्सेसफुली अपने को एडीए जीन ट्रांसफर करके मिला, उस सेल को मैंने आगे कंसिडर किया एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस recombinant T cell. Now, should I use term recombinant or transformed? What is more correct term? What is the difference between transformed and recombinant? कौन आया? हाँ, डरा दिए रिपीटर के बच्चे को, बोलो।
रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड सेम है या अलग? पहली बात, अरे ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या? ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या? एक्स्ट्रा। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या? यस सिद्धार्थ, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड बेटा? डिजायर्ड जीन प्लाज्मिड में है, अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड देन प्राची? कॉन्फिडेंटली फॉल्स बोली, तो उसका क्या मतलब है ट्रांसफॉर्म का? फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, क्विकली। नहीं कर सकती, बस फॉल्स बोलना आया आपको? कोई बता सकता है? यशुति, जब प्लाज्मिड किसी सेल में गया, दैट इज ट्रांसफॉर्म। If a plasmid with desired gene enters in the cell, I call it as recombinant. I have desired gene over here. Did I use plasmid? No. So can I call these cells as recombinant cells or transformed cells? Recombinant. I can call both because plasmid nahi ja raha hai. But recombinant is more better version because it is the desired phenotype that I am obtaining over here, where I want ADA gene या ADA enzyme to be produced and that will be produced. So जो भी recombinant T cell मुझे मिला है या transformed T cell मुझे मिला है, अब उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई करके वही T cells will enter it back into its body. इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे जीन थेरेपी। पूर्ण विराम स्वाहा। कळतंय? कोणती डाऊट? सगळं डोसक्यात शिरले? आता मी थोडंसं अजून सांगतो। WBC का लाइफ कम होता है, पता है या नहीं पता है? हमारे RBC का लाइफ कितने सालों तक होता है? और थ्रोम्बोसाइट्स का? ऊपर वाला जब तक चाहेगा तब तक जिएगा हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ओ वहिनी, किटी पार्टी नंतर करूया आपण। WBC का कितना होता है? लेस देन 1 आवर, 3 से 5 दिन का होता है। हर एक WBC का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है? ऑन एन एवरेज सारे WBC 3 से 5 दिन तक जीते हैं। कुछ ऐसे जो कुछ घंटे के लिए भी जीते हैं, ठीक है? लेकिन उसको हमारा बोली, जब हम टी सेल्स का बात करते हैं, टी सेल्स ऐसा नहीं है कि ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल समझता है? व्हाट इज इमॉर्टल? जो कभी ना मरे, उसे कहते हैं इमॉर्टल। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं मरेगा, मरेगा, ठीक है? और ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा, ये मरेगा। अब जब ये मरेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट जो इस बॉडी के अंदर करके इस इंसान के बॉडी में डाला, तो इस इंसान के बॉडी में वापस वो जीरो से स्टार्ट करना होगा ना? यस सर। दैट मींस यू रिक्वायर टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ टी सेल्स इन देयर। हम सारे नहीं डाल देते बेटा, कुछ बचा के रखते हैं, ठीक है? अगर 100 सेल बनाए रहेंगे, 100 सेल्स बनाए हैं, तो 70 उसके बॉडी में डाल देंगे, 30 बचाएंगे, 30 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 7 दिन के बाद जब वो वापस आएगा तब बचे हुए वापस हम डालेंगे, थोड़े बचा देंगे। ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? सर तो ये भी तो परमानेंट क्योर नहीं हुआ? ये परमानेंट क्योर ही हुआ एक टाइप का बेटा, बिकॉज यहाँ पे उस इंसान के बॉडी में कंसिस्टेंटली ADA जीन एक्सप्रेस किया जाएगा, मतलब कंसिस्टेंटली एंजाइम बनते जाएगा। भले हम बाहर से दे रहे हैं बट कंसिस्टेंटली बनते जाएगा उसके बॉडी में, ठीक है? एनी डाउट्स? नक्की कळलं? वन्स मोर और अंडरस्टूड? Understood. Once more or understood? Understood. Once more or understood? Understood. पक्का? Yes. Once more. कुठून once more? की पूर्णच once more सांगा, पूर्णच सांगून टाकायचं। हमारे पास एक डिजीज है जिसका नाम है स्किड, जिसमें हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रहा है HIV के जैसा। HIV जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, ये हो रहा है जीन म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशंस को ट्रीट करना डिफिकल्ट है, वायरस को तो हम कैसे भी भगा सकते हैं। म्यूटेशन एक एंजाइम का हो रहा है जो हमारे इम्यूनिटी को वीक कर देता है।
1990 में पहले ना अलग अलग टेक्निक्स यूज किए जाते थे इसको ट्रीट करने का, जैसे बोन मैरो ट्रांसफर या जीन थेरेपी, एंजाइम थेरेपी बड़ी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट माना जाता था। फिर हम आए 1990 में जहाँ पे 4 साल की एक लड़की को स्किड हुआ था, तो साइंटिस्ट बोले कि डॉक्टर्स बोले कि अब हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ और मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और मेथड में उन्होंने यूज़ किया जीन थेरेपी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये बच्चे के बोन मैरो में से टी लिम्फोसाइट्स ले लिए और जो टी लिम्फोसाइट्स लिए थे उसके अंदर डिफेक्टिव जीन रहेगा एडीए का, उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया गया विथ नॉर्मल जीन। दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। वेयर व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्मल जीन से कैसे रिप्लेस किया गया उसको, सेल्स के अंदर रेट्रोवायरस द्वारा नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दिया गया था। ठीक है, सेल्स के अंदर रेट्रोवायरस के द्वारा नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दिया। नॉर्मल जीन जो था वो डिफेक्टिव जीन का होमोलोगस था, उनके बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर, जिस वजह से डिफेक्टिव जीन निकल गया, नॉर्मल जीन अंदर चला गया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारे सेल्स में नहीं होता, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, सब सेल्स नहीं करते, कुछ कुछ ही करते हैं। तो जो सेल्स सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेशन कर पाया उसको हम आगे और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सेल्स को ट्रांसफर कर देंगे, सम सेल्स will be preserved for next dosage. Are we clear? Yes or no? Yes. Sorted है यहाँ तक? Any doubts? नक्की पूरा क्लियर? जीन थेरेपी सॉर्ट आया वही नहीं गलत, इतना लिखना है। ये आगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे चले, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चले। You have something called as molecular diagnosis. अब molecular diagnosis दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होते हैं या ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होता है ट्रेडिशनल, और एक जो है वो एडवांस्ड डायग्नोसिस है। ट्रेडिशनल यानी जो सालों से चला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किया ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, स्टूल टेस्ट, ये सारे अलग अलग टेस्ट करना इस ट्रेडिशनल मेथड। इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा? इसका ड्रॉबैक ये है कि दे वेरी स्लो। ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स बहुत स्लो होते हैं, और स्लो होने की वजह से क्या होता है, ये टेस्ट के रिजल्ट्स जब तक हाथ में आए तब तक इंसान के बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन हाई लेवल तक पहुंच चुका है। या फिर मैं इसको अगर ये कहूँ तो ये टेस्ट अगर इन्फेक्शन कम क्वांटिटी में हुआ ना, तो ये टेस्ट के पास उतनी क्षमता नहीं है कि कम क्वांटिटी का ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए। नहीं समझे? अगर इन्फेक्शन एक हाथ तो बैक्टीरिया या एक हाथ तो वायरस की वजह से हुआ, तो जब तक वो बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी तक नहीं पहुंचता तब तक ये टेस्ट उस इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाती। समझा या नहीं समझा? ठीक है, और अलग अलग टर्म्स में तुमको समझाना रहेगा। तो प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो रहेगा, जहाँ पे जस्ट मैंने पानीपुरी खाया और 10 दिन के बाद मेरे को सिम्टम्स शुरू हुआ, उस 10 दिन के दौरान अगर मैं ब्लड टेस्ट करूँ ना, तो उस ब्लड टेस्ट में मेरे को कोई इन्फेक्शन मिलेगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? सो दिस gives positive test। तुम समझे ना क्या है, अपने हिसाब से पूरा डिटेल लिख लेना, मैं बोलते नहीं। When we talk about advanced method, advanced method will include PCR, ELISA technique. You ideally have Vidal test also, but then that is not molecular. That's why we are not discussing about it. You have ELISA, then you have probing that is being seen. Okay, you have southern blotting. You may have western blotting, etc. ये सारे टेक्निक्स जो है वो काफी फास्ट एंड हायर एक्यूरेसी वाले हैं, राइट?
प्लस अगर कोई ऑर्गेनिज्म कम क्वांटिटी में भी रहा ना बॉडी के अंदर, तो भी ये टेस्ट आसानी से या ये मेथड्स आसानी से उन ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एनी डाउट्स? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पीसीआर, चलो लिख लो फिर वो सब अलग लिख लो। कैन आई इरेज दिस? क्या लिखना है? देखो बड़ा अच्छा। We know there is something as polymerase chain reaction. This helps in identification of HIV. अगर किसी को हुआ रहेगा तो HIV वायरस जो रहता है, अगर ये कम क्वांटिटी में भी हुआ तो भी यू कैन डिटेक्ट। अब तो यू हैव कोरोना वायरस, इवन इफ इट इज इन लेसर क्वांटिटी यू कैन इजीली डिटेक्ट दैट। ठीक है बेटा? नाउ इफ यू हैव म्यूटेशन then also I can detect by PCR. How is that happening sir? कैसे हो रहा है ये चीज? अगर सपोज ये मेरा PCR मशीन है, ठीक है, या फिर I'll give you a simple logic. This is my, ये दो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा वो समझा? अगर कम क्वांटिटी में है, एक वायरस भी अगर हुआ, उस वायरस के अंदर का हमने डीएनए निकाला, वो डीएनए को या उस आरएनए को हमने पीसीआर में डाला, वो मल्टीप्लाई करके देखा। ठीक है, तो सपोज त्रुटि इज इन्फेक्टेड बाय सम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया एंड आई एक्सट्रैक्ट एंटायर जीनोम वेदर इट इज डीएनए आरएनए। इफ आई एम सस्पेक्टिंग दैट शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ वायरस which has RNA as its genetic material, I will procure entire RNA, all RNA from that blood sample and pour it in PCR machine. अब इसमें से मैं चाहता हूं कि जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं उसी का RNA मल्टीप्लाई हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सस्पेक्टिंग लेट्स से कोरोना, तो आई नो द सीक्वेंस ऑफ RNA फॉर कोरोना and likewise I will select its primers, है ना? कोरोना का primers will not be similar to any other organism's primer, या किसी दूसरे RNA के प्राइमर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, हम ऐसा प्राइमर सेलेक्ट किया। अब मैंने बहुत सारे RNA डाल दिए और मैंने कोरोना का प्राइमर डाला। जो कोरोना का RNA है उसको ये प्राइमर अटैच होगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा क्वांटिटी में मिला दैट मीन्स उसको कोरोना है। अगर वो मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, मतलब आरएनए मल्टीप्लाई नहीं हुआ पीसीआर में कुछ भी, दैट मीन्स प्राइमर चिपका ही नहीं था, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हुआ। प्राइमर क्यों नहीं चिपका? बिकॉज डिजायर्ड या सस्पेक्टेड एमआरएनए उस सैंपल में था ही नहीं। समझे कि बाउंसर? वंस मोर, हाँ बोलो या ना बोलो? If this is the sequence, let's say 5' to 3', इसमें सीक्वेंस है A U G G C U G A C G whatever। अब मैंने प्राइमर सिलेक्ट किया इतना AUGG के अगेंस्ट वाला विच इज UACC। अगर मेरे पास ये mRNA होगा तो ही UACC वाला सीक्वेंस किसी को जाके चिपकेगा ना भाई? समझ पा रहे या नहीं? अगर ये सीक्वेंस ही नहीं है तो UACC किसी को चिपकेगा क्या? और अगर ये प्राइमर किसी को चिपका ही नहीं तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा ना जीन अपना, मतलब जेनेटिक सीक्वेंस। अब मल्टीप्लाई नहीं हुआ मतलब शी इज कोरोना नेगेटिव। अगर मल्टीप्लाई होके ज्यादा क्वांटिटी हो गया आरएनए का दैट मींस शी इज कोरोना पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? अब क्लियर? तो हम वायरसेस का वैसे डिटेक्ट कर लेंगे। म्यूटेशंस का क्या? म्यूटेशंस का भी सेम। अगर ये सपोज हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जी नहीं है तो सी बाइंड नहीं करेगा ना, यहाँ का अकेला लटकेगा। तो इन दैट केस प्राइमर इज नॉट बाइंडिंग टू डीएनए करेक्टली। व्हेन प्राइमर विल नॉट बाइंड टू डीएनए करेक्टली, बाय डिफॉल्ट दैट डीएनए विल नॉट बी मल्टीप्लाइड।
Yes or no? Yes. And when DNA is not being multiplied, that means the person is suspected to have that mutation. ADA gene के चलो सिकल सेल एनीमिया अभी अवेयर व्हाई इज सिकल सेल एनीमिया अगर क्या हो रहा है वहां पे हाँ मतलब म्यूटेशन किसमें हुआ कौन से सीक्वेंस में हुआ CTC gets mutated yes or no CTC gets mutated to CAC क्या होता है what gets mutated CTC gets mutated to सॉर्ट है चलो डाउट है अब मेरे पास आगे भी कुछ सीक्वेंस होगा लेट्स से AUG पीछे भी कुछ सीक्वेंस है लेट्स से GUC क्लियर है यहाँ तक अच्छा U नहीं लेंगे हम PRS क्लियर है यहाँ तक अब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि लेट्स से एक मदन लाल करके बंदा है वो मेरे पास आया तो मुझे बता रहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबली तेरे को ना सिकल सेल एनीमिया हुआ रहेगा ठीक है अब मैं उसको नहीं बोलता कि तू ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट करो मैं सीधा बोलता PCR करवाओ चेक करो ठीक है कि तुमको है या नहीं करके अब जब वो PCR टेस्ट करवाता है तब उसमें क्या करेंगे इसका पूरा DNA ले लेंगे पहली बात तो ब्लड लिया ब्लड में से DNA लिया DNA लेके उसको एंजाइम्स डाला टैग पॉलीमरेज एंड देन मशीन के अंदर डाल दिया along with primer now this primer will have let's say for example इसके against वाला सीक्वेंस आगे भी रहेगा ना कुछ तो रहेगा इसका कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा which is TACGAG ये सीक्वेंस है अब यहाँ पे तो ये म्यूटेट हो गया इनटू A अगर उस बंदे को चलो नॉर्मली रखो T था ना भाई T है प्राइमर आया प्राइमर इधर चिपका प्राइमर चिपका तो अब DNA मल्टीप्लाई होगा यस सर DNA मल्टीप्लाई हो गया अब ज्यादा क्वांटिटी में DNA मिल गया अपने को जब DNA मल्टीप्लाई हुआ यानी प्राइमर चिपका यानी म्यूटेशन था तभी तो प्राइमर चिपका म्यूटेशन होता तो चिपकता क्या म्यूटेशन नहीं था इससे वो चिपक गया जैसे ही चिपक गया तो बाय डिफॉल्ट वी से कि भाई मदन लाल तुमको सिकल सेल एनीमिया नहीं है ठीक है अब अगर उसको यहाँ पे म्यूटेशन होके A मिल गया प्राइमर चिपकेगा नहीं DNA मल्टीप्लाई होगा DNA मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे मदन लाल तुम्हारे DNA में म्यूटेशन है इस वजह से तुमको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है अब जाके तुम RBC देख लो क्या है तुम्हारा समझे तो किस प्रकार हम PCR को म्यूटेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो समझा चलो आगे अब दूसरा मेथड है ELISA मेथड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA enzyme linked immunosorbent assay did sir gave you detailed explanation of how ELISA is performed या सर ने खाली बोल दिया कि ELISA टेस्ट होता है अब मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि अथर्व नाम का एक लड़का है जिसको HIV हुआ होगा उसके सिम्टम्स से आई एम अज्यूमिंग कि मिस्टर अथर्व पाटिल कोई है इधर दो अथर्व में से पाटिल है दोनों में से कोई सॉरी चलो मैं अज्यूम करा की माझ्याकडे अथर्व पाटिल नावाचा एक पेशंट आला आणि त्याचे सिम्पटम्स बघून मला असं वाटलं की त्याला HIV असू शकतो आता मी काय करतो मी त्याचं सॅम्पल घेऊन आणि सांगतो जा ELISA टेस्ट करून घे आता ELISA टेस्ट आपण कसं परफॉर्म करतात त्याचं काय बेसिक प्रोसीजर असतं आणि काय रिजल्ट्स आपण एक्सपेक्ट करतात टेक्निकली काय होतं याचा तो हम क्या कर रहे हैं ELISA होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये वायरस है ना भाई अब हम क्या करते हैं तुमको पता है वो बबल रैप होता है पटाक 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 प्लास्टिक
अब इमेजिन करो कि वो बंद नहीं है, एक स्मूथ सरफेस होता है, एक खड़बड़ी दस्त। स्मूथ सरफेस इज सीलिंग दैट बबल, आई एम रिमूविंग दैट स्मूथ सरफेस, आई विल हैव बबल, lots of bubble with छेद in that। exactly वैसा एक प्लेट होता है जिसमें छोटे छोटे वेल्स होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इन वेल्स के अंदर एंटीबॉडीज जड़े हुए हैं ऑलरेडी, दे हैव एंटीबॉडीज इन देम, ठीक है। अब व्हाट डिड आई डू, उस पेशेंट का म्हणजे अथर्व का मैंने ब्लड सैंपल लिया, मुझे पूरे ब्लड का जरूरत नहीं है, अगर HIV हुआ तो इट विल बी प्रेजेंट इन इट्स सीरम इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल्स को हटा दिया, सीरम को लिया और उस सीरम को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर उसके पास HIV का बैक्टीरिया वायरस होगा तो दैट वायरस विल गेट बाउंड टू दिस वन, समझ पा रहे हैं? समझा कैसी? समझे आप? क्या होता है, जैसे तुम HIV डालते हो, HIV डालते ही ना, मतलब तुम सैंपल डालते हो, अगर HIV हुआ उस सैंपल के अंदर तो वो क्या करेगा, जाके बैठ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि वो जाके बैठा, मैं क्या करेगा, आई विल ऐड काउंटर एंटीबॉडीज, इसके अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी डालूंगा, कुछ ऐसा। उस एंटीबॉडी के पास एक एंजाइम लिंक रहता है, दिख रहा है कुछ लास्ट बेंच पे? पीछ क्या करते हैं, ये हो गया तुम्हारा HIV का वायरस जो जाके इस एंटीबॉडी पे चिपक जाता है। अब मैंने ऐड किया उस पर क्या, काउंटर एंटीबॉडी डाल देता हूँ। ये सब किट में रेडीमेड मिलता है भाई, अलग से कुछ नहीं है। अब इस एंजाइम का जो भी सबस्ट्रेट होगा हम वो सबस्ट्रेट डाल देंगे, वो सबस्ट्रेट, ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को तोड़ के देगा ना, इट विल ब्रेक डाउन दैट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वो प्रोडक्ट कलरफुल बनता है, तो कलर जैसे ही मिलेगा मैं बोल सकता हूं कि वो कलर एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को ब्रेक कैसे हुआ, नहीं क्या? सुनो क्या किए हम, मुझे लगा ये सबसे फास्ट भागेगा टॉपिक। एक वेल है, उस वेल के अंदर ऑलरेडी यू हैव सम एंटीबॉडीज दैट आर एग्जिस्टेड, जो कोटेड ही रहते हैं, रेडीमेड किट आता है। तो मैंने वो प्लेट लिया जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, मैंने उसमें सीरम डाल दिए, अगर HIV हुआ तो उसको बाइंड करेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको बाइंड किया? मैंने एक और एंटीबॉडी डाला जो किट में रेडीमेड मिलता है, एक और एंटीबॉडी डाला जिसके अंदर एंजाइम लिंक्ड है उसके पास। अब जब मैं एंटीबॉडी डाला, जब मैं सीरम डाला, सीरम डालने के बाद मैंने इसे उल्टा करके ठाक 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 सारा एक्सेसिव निकाल दिया। तो अगर HIV रहता तो चिपक गया रहेगा ना, तो मैं कितना भी ठक ठक करूँ निकलेगा नहीं अभी, बट मैंने ठक ठक करके सब निकाल दिया। अब मैंने एंटीबॉडीज डाल दी, कौन से वाले, ये काउंटर एंटीबॉडीज विद एंजाइम्स, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालने के बाद मैंने वापस उल्टा किया, ठक 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 सब निकाल दिया एक्स्ट्रा। अब अगर चिपका रहेगा तो चिपका ही रहेगा ना, नहीं चिपका तो निकल जाएगा। अब मैंने सबस्ट्रेट डाल दिया, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट डाल दिया, वो सबस्ट्रेट टूटेगा इनटू प्रोडक्ट, वो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में टूट गया तो कलर दिखाता है। जैसे ही उसने कलर दिखाया तो मैंने बोला कि इस बंदे को HIV है। अगर वो टूट के कलर, अगर वो कलर नहीं दिखाया, इफ इट डजंट शो कलर चेंज, that means that substrate did not get broken down, that means उस substrate का एंजाइम भी नहीं आया, एंजाइम नहीं आया क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं आया, एंटीबॉडीज नहीं लगा क्योंकि HIV भी नहीं लगा, तो वो बंदा जो है वो HIV, मतलब अथर्व को HIV नहीं है। मेरा जो सस्पेक्शन था वो गलत था।
ऐसे होता है एलाइजा। ठीक है बेटा, चले आगे। क्या मैं म्यूटेशन चेक कर सकता हूँ एलाइजा मेथड से? नहीं, डीएनए का थोड़ी है टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी का ना, इस वजह से इसमें हम म्यूटेशन चेक नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट हो रहा है हमारे पास, दैट इज प्रोबिंग, which is specially for mutational diagnosis। ये प्रोब वाला जो मेथड है ना, वो स्पेशली म्यूटेशन को जांचने के लिए ही होता है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोब्स क्या होते हैं। प्रोब्स is a sequence of oligonucleotides which are radioactive। इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तुम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि उन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज किया था, पीएनएस वाला। तो जब रेडियो आइसोटोप यानी रेडियो एक्टिव पी डीएनए के अंदर गया तो वो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा था। लाइकवाइज वो रेडियो एक्टिव पी का इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियली एक छोटा सीक्वेंस बनाते हैं डीएनए का। वो जो डीएनए का छोटा सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रोब। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये, जिसमें जो फॉस्फेट रहेगा या कोई दूसरा केमिकल हो सकता है which will be radioactive। ठीक है, अब जब ये रेडियोएक्टिव है तो जब कभी भी मैं उसको यूवी लाइट के अंदर रखूंगा तो चमकेगा ना भाई। ठीक है, ये लॉजिक समझ रहे यहाँ तक अपने को। अब ये प्रोब्स जो सीक्वेंस बनाया ना हमने डीएनए का, वो सीक्वेंस किसी ना किसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो किसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे कि अगर मैंने सस्पेक्ट किया कि बंदे को सिकल सेल एनीमिया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने उसका डीएनए ले लिया, उसका डीएनए लेने के बाद उसको मैंने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसको उतना करने के बाद मैंने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको सेपरेट किया। यू नो व्हाट इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? उस पे मैंने उसको सेपरेट किया। सेपरेट करके मुझे अलग अलग बैंड्स मिले। ठीक है, जेल के अंदर अलग अलग बैंड्स मिले। अब तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ चुके हो तो ये प्रोसेस भी पता होगा तुमको। इसके ऊपर मैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर लगा दूंगा या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन लगा दूंगा, और इसको मैंने उल्टा कर दिया, सारा डीएनए इस पे चिपक गया। एक्चुअली वैसा होता नहीं है बाबा, इलेक्ट्रिक करंट से होता है वो चीज़, पर तुम अभी वैसा समझो, इसके ऊपर मैंने पेपर रखा और इसको उल्टा कर दिया, सारा डीएनए उस पेपर पे चिपक गया, जैसा है वैसा का वैसा। अब मैंने इस पेपर को एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें ये प्रोब्स बनाए गए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्रोब वहीं पे जाके बाइंड करेगा जहां पे उसका सीक्वेंस होगा। यस और नो? अब इतने सारे में से मुझे पता है कि सेकंड वाला जो है ना, मैंने उसके लिए ही प्रोब बनाया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब मैं इसका ऑटो रेडियोग्राफी करूं, डू यू नो व्हाट इज ऑटो रेडियोग्राफी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगेन यूवी लाइट में रखा। चलो, ऑटो रेडियोग्राफी यानी टू ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट। जब मैं इसको यूवी लाइट के अंदर रखूं, ठीक है, और अगर सेकेंड वाला स्ट्रैंड चमका, मतलब उसके ऊपर प्रोब अटैच्ड हो गया था इसलिए वो चमका, मीनिंग आई वुड से कि उसके बॉडी में म्यूटेशंस नहीं हुए, यानी उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ। लेकिन अगर वो नहीं चमका, मतलब उसको प्रोब्स लगा नहीं, यानी उसको इन्फेक्शन
आभार। समझे कॉन्सेप्ट? प्रोब्स कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग म्यूटेशंस बिकॉज it will not bind to a sequence which has mutation. Since it fails to bind to a sequence that has mutation, we can say that the person has mutation. Yes. Are we clear? Yes. Any doubts? No. The process where you are taking your DNA on a nitrocellulose paper or something like that, you call it to be as southern blotting. क्या बोलते हैं इसको? Southern blotting. Likewise, अगर सपोज मैंने प्रोटीन सेपरेट किया है और मैंने मेम्ब्रेन पे या इस पे ले लिया, प्रोब्स तो डालेंगे नहीं, वो तो डीएनए था, मैंने प्रोटीन डाला ना। अब उस प्रोटीन के अगेंस्ट अगर मैं एंटीबॉडीज डालूं, ठीक है, मतलब सेम प्रोसेस अगर प्रोटीन के लिए किया ना तो उसे हम कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। Are we clear? Yes. Everyone? Yes. Is molecular diagnosis clear? Yes. Everyone? Yes. PCR का पूरा समझा बेटा अपने को? ELISA का पूरा समझा हमको? प्रोबिंग वाला पूरा समझा? पक्की बात? नक्की? So लिखे? चलो, we come to the last part of the chapter, which is about transgenic animals. हमारे दुनिया में काफी सारे एनिमल्स होते हैं which can be transgenic in nature. पहली बात, transgenic म्हणजे काय? जब कभी भी हम किसी भी एनिमल के जीन्स को चेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार की वो हमको बेनिफिशियल हो किसी स्टडी के लिए या कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इन शॉर्ट, अगर सपोज मैं प्रियंका के बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन करूं फॉर एनी रीजन, मैं देखना चाहता हूं कि आर्थराइटिस कैसे होगा, तो मैंने उसके बॉडी में आर्थराइटिस का जीन डाल दिया, शी बिकम्स ट्रांसजेनिक। ठीक है, फॉर एनी रीजन अगर मैं उसके बॉडी के अंदर डाल दूं कैंसर का जीन, शी बिकम्स ट्रांसजेनिक। मैंने डाल दिया अल्जाइमर्स का जीन, शी बिकम्स ट्रांसजेनिक। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि इंसुलिन जीन उसके बॉडी में काम क्या करता है, तो मैंने इंसुलिन जीन ही हटा दिया उसकी बॉडी में से। अब जहां जहां पे जो जो चीज में प्रॉब्लम होगा, मतलब इंसुलिन जीन का प्रोडक्ट वहां पे इन्वॉल्व था, है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनके यूजेस। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं बेटा, बहुत सारे, जैसे पिग्स हुए, चिंपैंजी हुआ, माउस हुआ, मंकी हुआ, ह्यूमंस भी होते हैं, where humans are also getting transgenic, but we are not considering them right now for our study. We would always consider for our study mice. Mice is always considered for the study. Very rarely you will have something else which is considered for the study. Are we clear up till here? So when we talk about mice, it is said that 90 or 70% of transgenic animals that are there around us will always be mice. There's a percentage also given. 95% of transgenic animals that we see will always be mice. Are we clear? Why mice only? What is the benefit of mice? ठीक है, अगर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में ये आया तो पहली बात, माइस को हैंडल करना आसान है। अगर मुझे कुछ भी इंजेक्ट करना है बॉडी में या कुछ भी निकालना है सैंपल की तरह उसके बॉडी में से, उसकी पूंछ को तुम कर्ल करके जोर से खींच के रखो, जैसे खड़ा अगर मैं चाहता हूं कि ये खड़ा रह जाए जैसा का जैसा वैसा वैसा, अगर मैं जोर से इधर दबाऊं उसको, विल ही मूव? बच्चे यार तेरे साथ ट्रायल करते हैं, जोर से अगर मैंने ऐसा उसको पकड़ा वो हिलने का बंद करेगा। वाई? उसको पता कि उसको ज्यादा हिला ना उसका मुंडी टूट सकता है। समझ पा रहे? लाइकवाइज जब हम माइस का बात करते हैं, उसका पूंछ अगर खींच कर रखा ना तो वो स्टिल रह जाता है। अब तुम उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन मारो, तुम कोई भी चीज निकालो उसके बॉडी से, इट डज नॉट डू एनीथिंग बिकॉज़ इट वांट्स टू सर्वाइव। सो हैंडलिंग इट इज इजी, फर्स्ट। सेकंड, उनको अगर हमें ग्रो करना है तो छोटे से बॉक्स में भी ग्रो कर सकते हैं, छोटा स्पेस चाहिए। एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेनीज दे देते हैं हमको, 7 8 10 12 दे सकते हैं प्रोजेनीज अपने को। ठीक है, खाने पीने का ज्यादा परवाह नहीं है, कुछ भी जो कचरा तुम्हारे इसमें बचता है तुम उसको डाल दो, वो सर्वाइव कर जाएगा।
तो वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, उनके जीन्स और हमारे जीन्स या उनके बॉडी के केमिकल्स और हमारे बॉडी के केमिकल्स काफी ज्यादा सिमिलर है, जिस वजह से उनके अंदर अगर हम कोई एक्सप्रेशंस दिखवाना चाहते हैं या उनके अंदर कोई हम चीजें स्टडी करना चाहते हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वैसा ही सेम हमारे बॉडी में भी हो सकता है। इसलिए माइस, तो वैसे तो मंकी भी है ना, बड़ा है, हैंडल करना डिफिकल्ट है, और वो जब कोई उसका बच्चा पैदा करता है तो उसको भी उतना ही टाइम लगता है जितना इंसान को लगता है। ठीक है, इसको इतना टाइम नहीं लगता, 3 महीने में देख जरा बहुत सारे जर्मन्स आ जाएंगे उसके। ठीक है, so that's why mice 95% transgenic animals are always mice। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, क्यों हम ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में या एक्सपेरिमेंट्स में। सबसे पहले दे आर हेल्प इन फॉर फिजियोलॉजिकल स्टडीज। फर्स्ट एप्लीकेशन इज फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल इंसान के फिजियोलॉजिकल स्टडीज। जैसा भी जस्ट मैंने बोला, मुझे जानना है कि इसके बॉडी में इंसुलिन क्या काम करता है, इंसान के बॉडी में इंसुलिन का क्या काम है, ये मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा, माइस लिया, उसके अंदर इंसुलिन जीन निकाल दिया या इंसुलिन जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। अब जो जो वेरिएशंस मिलेगा यानी वो चीजें इस जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, मुझे जानना है कि जो एंडोमॉर्फिन करके एक हार्मोन होता है, पता है बॉडी में, गोनाडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, है ना। अब मुझे जानना है कि मेल माइस के अंदर ईस्ट्रोजन का कुछ रोल है या नहीं। सारे मेल माइस शुड नॉट हैव ईस्ट्रोजन, तो मैंने वो ईस्ट्रोजन वाला जीन जो है ना उसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब जो चीजें मुझे अब नॉर्मल दिख रही है, दैट मींस ईस्ट्रोजन वाज प्लेइंग रोल इन ऑल ऑफ दैट। सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टडी अगर मुझे देखना है तो वो मैं इसके द्वारा आसानी से देख सकता हूं। ठीक है या नहीं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, टू स्टडी और हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कॉमन डिजीजेस। अगर मुझे जानना है कि किसी के बॉडी में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ तो क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ म्यूटेशनल डिजीज। मैं जानबूझ के उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जीन डाल देता हूँ माइस में, इट बिकम्स ट्रांसजेनिक माइस। अब वो जीन डालने की वजह से क्या क्या वेरिएशंस आया वो मुझे पता चल जाएगा, समझे। मुझे जानना है कि इंसान को जब अल्जाइमर्स हो जाता है, वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्जाइमर्स, भूलने का बीमारी, ठीक है, जो हम सबको बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पता चलता, टेस्ट के टाइम पता चलता है। सो अगर मुझे जानना है कि अल्जाइमर्स में क्या होता है, व्हाट डू आई डू, आई मेक दैट पर्टिकुलर माइस का जीन म्यूटेटेड और उसको अल्जाइमर्स करवाता हूं, और फिर मैं देख लूंगा कि उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। कैसे देखेंगे सर, ऐसा देखेंगे नहीं, वी परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। ठीक है, सब बैठे नहीं रहते उसके सामने देखे कि आज ये लाइट गया अभी लेफ्ट गया। ठीक, इसके अलावा ठीक है, अगर मुझे देखना है कि कैंसर में क्या होता है तो मैं उसको उसके अंदर कैंसर इंड्यूस करवाऊंगा, और इंड्यूस करवा के आई चेक कि क्या कैसे हो रहा है, किडनी कैंसर में क्या होता है, लिवर कैंसर में क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दैट वी कैन इजीली चेक एंड अंडरस्टैंड। Then other thing is they are used as bioreactors। हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that there is something called as bioreactor, do you remember? वो टैंक बनाए थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर म्यूटेशंस करवाते हैं कुछ इस प्रकार कि वो हमको कुछ प्रोडक्ट बना के दे। तो ये तो अच्छी बात के लिए ही कर रही है। अब तक जो दो किए वो हम बुराई किए, ठीक है, that was harmful for that particular insect animal and it wasn't ethical, but ये तो ठीक है भाई, हम उसके पास से कुछ प्रोडक्शन करवा के ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल अपने को दिया गया है that is alpha 1 antitrypsin which is produced and this is produced to cure emphysema। सिगरेट फूक फूक के जब अपने फेफड़े खराब करते हैं ना हम, तब एंटीट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू हम इलाज करवा सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सेम चीज, किसी भी एनिमल के अंदर जीन म्यूटेशंस करवाओ and let that person insert this particular gene in that animal
and let that animal produce alpha 1 for antitrypsin. ठीक है? इसके अलावा you have something called as rosy cow. Rosy cow नाम की एक काव, ट्रांसजेनिक काव हमने बनाई थी. ये जो काव हमने बनाई थी वो कुछ ऐसी ट्रांसजेनिक थी जो हमको अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन बना के देती थी of somewhere around 2.5 grams 2.4 grams per liter. 1 लीटर दूध में वो हमको ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम का मतलब 2.5 ग्राम्स का प्रोटीन बना के देती थी. कौन सा प्रोटीन? बीटा लैक्ट अल्ब्यूमिन है या अल्फा? चलो अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन बना के देती थी वो. ठीक है, रोजी का याद रखना, ये सारा याद रखना. आ चुका है नीट में काफी बारी तो तुमको आ सकता है. इसके अलावा पीकेयू डिजीज को क्योर करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल से हम कोई प्रोडक्ट बनवा सकते हैं व्हिच स्पेसिफिकली यू हैव डीएनएस. डीएनएस एंजाइम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर डूइंग दिस वर्क. ठीक है, ठीक है. हीमोफीलिया जैसा अगर कुछ हुआ है किसी को तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पास से क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवा के वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं. क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास एक और एप्लीकेशन होता है व्हिच इज वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट या फिर यू कैन हैव केमिकल सेफ्टी टेस्ट. वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट या केमिकल सेफ्टी टेस्ट में जनरली हम मंकी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, कोरोना के टाइम पे हम काफी अच्छे से जान चुके हैं. अगर कोई वैक्सीन बनाते हैं तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर डाल देते हैं और चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर कुछ उसका रिएक्शंस हो रहा है या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, मंकी लेंगे, मंकी का इम्यूनिटी सिस्टम कुछ ऐसा करेंगे दैट इट बिकम्स एलर्जिक, इट बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू एवरीथिंग दैट एंटर्स इनसाइड द बॉडी. नहीं समझे? सपोज मुझे जानना है कि कोरोना का कोई इफेक्ट हो रहा, कोरोना वैक्सीन का किसी इंसान में कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं. तो इन दैट केस मैं एक मंकी लूंगा, उस मंकी के बॉडी को कोरोना वायरस के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस करवा दूंगा बाय जीन म्यूटेशंस. अब जब मैं वैक्सीन उसके बॉडी में डालूंगा तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से उसके बॉडी के अंदर रिएक्शंस बहुत हाइपर लेवल का होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो क्या क्या हो सकता है. तो कितना डोज अगर मैं उनको दूं तो वो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होगा. ऑल ऑफ दैट कैन बी टेस्टेड विद वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स. लाइकवाइज गोस फॉर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग आल्सो. ठीक है, कल सुबह उठ के लेट्स से पुष्कर ने कोई पर्टिकुलर एक दवाई बनाया जिसकी वजह से एक डिजीज जो है वो क्लियर हो रहा है. ठीक है, रैंडमली वो किसी को भी जाके नहीं बोल सकता ना कि देख मैंने दवाई दिया है तू खा के देख कैसा हो रहा है. He requires some transgenic animal जिसके ऊपर वो पहले टेस्ट करे और फिर he can go ahead with human trials. Are we clear? All sort? Any doubts? पक्का सब समझा. That will end with your chapter. ठीक है, कोई डाउट्स है? All clear? कुछ लिखना है बोर्ड से? चलो क्विकली.